सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले जब इंड एएस का इंट्रोडक्शन आया था इंडस्ट्री के अंदर, तो जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो प्रोफाइल होती थी उसके अंदर जो इंटरव्यूअर में क्वेश्चन पूछे जाते थे, तब इंटरव्यूअर भी होता था वो बस हमसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो वो हमसे पूछता था कि भाई कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। और वो सबको पता होता था कि कन्वर्टेबल डेट है तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फिर वो पूछता था कि भाई इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, और हम भी बोलते थे स्प्लिट अकाउंटिंग होती है, इक्विटी लायबिलिटी को अलग करते हैं। इंटरव्यू पास हो जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ गया है, इंटरव्यूअर भी जो है वो स्मार्ट होते जा रहे हैं। अब जो इंडस्ट्री में इंटरव्यू में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मोर स्पेसिफिकली इंड एएस की प्रोफाइल के लिए जो लोग जा रहे हैं, आईएफआरएस की प्रोफाइल के लिए लोग जो लोग जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि चलो ठीक है, स्प्लिट अकाउंटिंग तक तो तुमने बता दिया, अब हमें ये भी बताओ कि इसकी डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं। डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशंस बताओ। और आपको जान के हैरानी होगी कि अगर इंस्ट्रूमेंट ऑप्शनली कन्वर्टेबल है तो डेफर्ड टैक्स अलग है इम्प्लीकेशन, और अगर इंस्ट्रूमेंट कंपल्सरली कन्वर्टेबल है तो डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशन अलग है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे दोनों ही इंस्ट्रूमेंट को, ऑप्शनली कन्वर्टेबल और कंपल्सरी कन्वर्टेबल, कि भाई उसमें डेफर्ड टैक्स के इम्प्लीकेशंस क्या है। एंड आई कैन अश्योर यू, इस वीडियो के बाद कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे उठने वाले डेफर्ड टैक्स के क्वेश्चंस में आप पीछे नहीं हटने वाले हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एग्जाम्पल। तो शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ। एज प्रॉमिस मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, पहला ऑप्शनल कन्वर्टेबल, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 कंपल्सरी कन्वर्टेबल। एग्जाम्पल नंबर 2 कंपल्सरी कन्वर्टेबल, हम दोनों में देखेंगे डेफर्ड टैक्स की इम्प्लीकेशन। तो एग्जाम्पल क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। ए लिमिटेड ने इशू करा है कन्वर्टेबल डेट। कन्वर्टेबल डेट देख के हम सबको समझ में आ गया कि ये तो है हमारा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये है हमारा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर ये जो है 5 इयर्स के लिए इशू करा है, 5 साल के बाद कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शनली कन्वर्ट है। याद रखना, ऑप्शनली कन्वर्ट है। ऑप्शन किसके पास है? डिबेंचर होल्डर के पास है। उसका नाम रख देते हैं राम, थोड़ा आसानी होगी। राम के पास है। कितने का इशू करा? 10 लाख का। 10% का कूपन रेट है। ये क्या है? कूपन रेट है। मार्केट रेट विदाउट कन्वर्जन कितना है? 12%। ऑब्वियसली मार्केट रेट ज्यादा ही होगा। क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज ए लिमिटेड राम को एक एडिशनल ऑप्शन दे रहा है जो ओवरऑल मार्केट में किसी को पास नहीं है। वो क्या दे रहा है कि भाई आप इस डिवेंचर को कन्वर्ट करा के शेयर ले सकते हो। तो क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग हायर रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग लोअर रेट ऑफ रिटर्न देन मार्केट। इसलिए मार्केट का रेट ज्यादा है। मार्केट का रेट गलती से कम मत कर देना, कम कर दिया तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, फिर वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिर वो कोई और इंस्ट्रूमेंट में क्लासिफाई हो जाएगा। एनीवे, तो ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल है और डिबेंचर राम के पास है। ठीक, अब हमें इतना तो पता ही है कि स्प्लिट अकाउंटिंग लगानी है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। ये तो रट्टे मार के बैठे हैं कि भाई कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोले तो स्प्लिट अकाउंटिंग। तो स्प्लिट अकाउंटिंग के लिए आपको क्या करना होता है? पूरे कंपोनेंट में से वो पोर्शन खींचना होगा। इस पूरे कंपोनेंट में से, तो 10 लाख का आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से वो पोर्शन निकालना होगा जो लायबिलिटी का कंपोनेंट है। तो मेरे साथ साथ याद करो, इंड एएस 32 आप सभी लोगों ने एग्जाम पास करे हैं। इंड एएस 32 मुझे याद करके बताओ कि फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में क्या फर्क होता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी is obligation to pay. If A Limited has an obligation which is unavoidable obligation है, if A Limited has an unavoidable obligation then it is a liability, otherwise it is considered as an equity. तो मुझे बताओ इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में ऐसे कौन से अमाउंट हैं जिसे A Limited अवॉइड नहीं कर सकता। A Limited के पास कोई ताकत नहीं है दुनिया जहान की कि वो इसे अवॉइड कर दे। सबसे पहला ब्याज का अमाउंट अवॉइड करने का रास्ता ए लिमिटेड के पास नहीं है। ए लिमिटेड को ब्याज देना पड़ेगा। अगर ब्याज मांगा जाएगा, ऑब्लिगेशन है तो ब्याज देना पड़ेगा। दूसरा अमाउंट 10 लाख रुपए। अगर राम फैल गया कि ए लिमिटेड को राम ने बोला बाढ़ में गए तुम और तुम्हारी कंपनी, मेरे को मेरे रुपए लौटा दो, उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो क्या ए लिमिटेड उसे मना कर सकता है? द आंसर इज नो। ए लिमिटेड मना नहीं कर सकता। तो 10 लाख रुपए भी क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी है। 10 लाख रुपए भी क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो यहाँ पे मैंने कहा 1 लाख भी लायबिलिटी, 1 लाख भी लायबिलिटी, 1 लाख भी लायबिलिटी, 1 लाख भी लायबिलिटी, और ये 10 लाख भी लायबिलिटी, 11 लाख भी लायबिलिटी। 11 लाख का ब्रेकअप क्या है? 11 लाख का ब्रेकअप है 10 लाख।
प्लस 1 लाख। ये 10 लाख क्या है? ये है प्रिंसिपल, ये समझना जरूरी है। और ये क्या है? ये है इंटरेस्ट। ये समझना क्यों जरूरी है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जब मैं टैक्स बेस पे आऊंगा तब ये काम आएगा, तब ये काम आएगा। ठीक है, इसलिए मैं बड़ा बेसिक से फ्रॉम स्क्रैच आपको उठा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि किसको कितना पता है, तो मैं फ्रॉम स्क्रैच लेके चल रहा हूं। ठीक, चलो जी। तो जिन लोगों को पता है वो ये मत करना कि इतना तो हमें पता ही है, ये मत बताओ मेरे को, और भी लोगों के बारे में भी सोचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 10 लाख रुपए प्रिंसिपल है और 1 लाख रुपए का ब्याज है जो इस 11 लाख रुपए में शामिल है। फिर मैंने कहा कि 12% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% के हिसाब से अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो मेरा क्या आ जाएगा? लायबिलिटी कंपोनेंट विच कम्स आउट टू बी 9,27,904। और अगर मैं इक्विटी कंपोनेंट की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा? 72,096। इक्विटी कंपोनेंट की बात करूं तो टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट कितना है ऑफ इंस्ट्रूमेंट? वो है 10 लाख माइनस लाइबिलिटी कंपोनेंट कितना है? 9,27,904। तो ये आ जाएगा 72,096। 72,096 का मेरा क्या आ जाएगा? 72,096 का मेरा इक्विटी कंपोनेंट आ जाएगा। इक्विटी कंपोनेंट आ जाएगा मेरा 72,096 का। आई होप इतना तो सबको पता है। ठीक है, जिसको नहीं पता उसे आज पता चल गया होगा कि इतने, यही पहले भी पूछा जाता था, हमसे पूछा जाता था कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एंट्री बता दो, अकाउंटिंग बता दो, हम स्प्लिट अकाउंटिंग बोलते थे और ऐसे करके इंटरव्यू के रूम से बाहर आते थे, वो भी हमें ऐसे करके सिलेक्ट कर लेता था और कहानी चल जाती थी। बट अब जब आप इंटरव्यू में ये वाला ये इसकी एंट्री डालकर आते हो इनिशियल रिकॉग्निशन में, इनिशियल रिकॉग्निशन में आप बोलते हो बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए से टू फाइनेंशियल लायबिलिटी 927,904 टू इक्विटी 72,096। तो वो कहता है इस एंट्री में डेफर टैक्स कहां गया? इस एंट्री में डेफर टैक्स कहां गया? तो जैसे ही अब जो लोग डेफर टैक्स नहीं डालते वो लोग कह देते हैं टाटा बाय बाय। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे इस एंट्री में इनिशियल रिकॉग्निशन में डेफर टैक्स कब आएगा और किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले, अच्छा ये मैंने अमोर्टाइजेशन टेबल बना दी है, इसको भी समझ लेते हैं। भाई ये क्या है? आपकी लायबिलिटी का जीएल है, आपकी लायबिलिटी का जीएल है। भाई जीएल कैसे बनेगा? अगर आप जीएल बनाओगे अपनी लायबिलिटी का अकाउंट बनाओगे तो वो लगभग ऐसा ही तो बनेगा। आप कहोगे बाय कैश 9,27,904, फिर बाय इंटरेस्ट एट 12%, कितना लगाओगे? 1,11,349 और टू कैश जो पेमेंट करोगे 1 लाख की, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ जाएगा 939,543 का टू बैलेंस सीडी। और दिस इज द मूवमेंट ऑफ योर लायबिलिटी जीएल कि भाई ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, इतना इंटरेस्ट और क्रेडिट करोगे, फिर 1 लाख का डेबिट करोगे पेमेंट, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस, फिर अगेन क्लोजिंग बैलेंस, उस पर 12% का इंटरेस्ट क्रेडिट करोगे, 1 लाख रुपए डेबिट करोगे, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ योर लायबिलिटी जीएल। क्योंकि मुझे हर बार लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा तो मैंने इसलिए अमोर्टाइजेशन टेबल बना दी। अब बात करते हैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे जो आना आपको जरूरी है, वो है टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी। टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी की बात करते हैं कि भाई टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी होता क्या है। अगर ये नहीं पता तो फिर मैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे डेफर टैक्स नहीं बता पाऊंगा, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा समय इस पे लगाना पड़ेगा। तो जो आपका इंड एएस 12 है वो कहता है कि टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट फॉर विच डिडक्शन इज अवेलेबल। तो बताओ कौन सा अमाउंट बच जाएगा? अमाउंट फॉर विच डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल, यही तो बच जाएगा। ये ही क्या है आपका टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी। तो टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी क्या है? टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी है कैरिंग अमाउंट का वो पोर्शन
जिसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसमें रेवेन्यू की भी बात लिखी है, बट वो मेरे काम का नहीं है तो मैं उसको टेक ऑफ नहीं कर रहा, ठीक है। तो टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी क्या है? कैरिंग अमाउंट, अमाउंट बोले तो कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट का वो पोर्शन जिसकी आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो आप हटा दो, वो है आपका टैक्स बेस इन केस ऑफ अ लायबिलिटी, ठीक। तो मुझे बताओ इस लायबिलिटी में 927 में क्या आपको 1 लाख के ब्याज की इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन मिलेगी? द आंसर इज यस। तो इन सब की जो डिडक्शन मिलती जाएगी, क्या इनकम टैक्स आपको प्रिंसिपल की भी डिडक्शन देगा? द आंसर इज नो, प्रिंसिपल की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो टैक्स बेस क्या हो गया? 10 लाख रुपए। टैक्स बेस क्या हो गया? 10 लाख रुपए आपका टैक्स बेस हो गया, जिसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी फॉर दैट अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। बताओ जी, इसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये हो गया आपका टैक्स बेस, जिसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो जब आप इनिशियली रिकॉग्नाइज करोगे तो आपका कैरिंग अमाउंट होगा 9,27,904। कैरिंग अमाउंट कितना होगा? 9,27,904। ये आपके लायबिलिटी का अमाउंट होगा। इसका टैक्स बेस कितना है? 10 लाख। इसका टैक्स बेस कितना है? 10 लाख। तो आपको क्या रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? आपको भाई ऐसे सोचो, मैं आपको कोई रट्टा नहीं मरवा रहा कि टैक्स बेस ज्यादा है या कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस ज्यादा है। मैं आपको कह रहा हूँ 9,27,000 की लायबिलिटी बना के बैठे हो, ये सोच के कि डिडक्शन मिलेगी, और इसमें से 10 लाख रुपए की तो इनकम टैक्स वैसे ही मना कर देता है डिडक्शन, तो हेंस यू हैव अ टैक्सेबल डिफरेंसेस ना। तो आपके पास जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल डिफरेंस है। तो कितने का डिफरेंस है आपके पास? इतने का इक्विटी वाला डिफरेंस है जो आपने यहाँ निकाल रखा है। इतने का ही तो डिफरेंस है, 72,000 का, 72,096 का ही आपका डिफरेंस है। यही बात इंड AS 12 भी बोलता है। वो कहता है कि भाई जो डिफरेंस आया है वो इक्विटी की वजह से आया है, हेंस पैरा 61A की वजह से हमें डेफर्ड टैक्स भी इक्विटी में ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सॉरी, पैरा 53 की वजह से हमें डेफर्ड टैक्स भी इक्विटी में ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स कितना आएगा? यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है 72। लेट से कंपनी का रेट 30% है, तो मुझे जरा बताओ 72,096, 72,096 का 30% कितना होता है? 21,629, 21,629 की आप क्या बुक कर दोगे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो जब आप ये एंट्री डालोगे तो आपको एक और एंट्री डालनी पड़ेगी। वो क्या डालनी पड़ेगी? इक्विटी अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कितने रुपए से? 21,629, 21,629, 21,629, इतने रुपए से आपको एक और एंट्री डालनी पड़ेगी डेफर्ड टैक्स की। तो जब आप इक्विटी प्रेजेंट करोगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में, उसको आप नेट ऑफ टैक्स करके दिखाओगे, उसको आप नेट ऑफ टैक्स करके दिखाओगे। ये है उसकी एंट्री। ये इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है ना। तो ये है उसकी एंट्री। जब आप इक्विटी में नेट ऑफ टैक्स करोगे तो आप ऐसे दिखाओगे और DTL रिकॉग्नाइज कर दोगे, ठीक। बताओ जी, यहां तक किसी को कुछ दिक्कत? चलो जी, तो यानी कि ये दोनों एंट्रियां मैंने आपको बता दी। इनिशियल रिकॉग्निशन की मैंने आपको एंट्री बता दी। इनिशियली आप क्या एंट्री पास करोगे इन दोनों के? आप चाहो तो कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो, मैंने कॉन्सेप्ट अलग अलग बताया तो इसलिए एंट्री अलग अलग कर दी। ये हो गई आपकी एंट्री इनिशियल रिकॉग्निशन की। अब पैरा 61A कहता है कि जब आप डेफर्ड टैक्स का रिवर्सल पास करोगे तो आप उसको P&L में डालोगे अगर उसका इंपैक्ट P&L में जा रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट का इंपैक्ट P&L में जा रहा है, तो देयरफॉर आप क्या करोगे? जब DTL का रिवर्सल करोगे तो उसको P&L में लेके जाओगे। और सबसे अगर सटीक बात बोलूं तो इंड AS का एक पैरा है, पैरा 23। पैरा 23 में साफ साफ लिखा है कि इनिशियल रिकॉग्निशन में इक्विटी और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में P&L। और तो हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इंड AS और IFRS के अंदर लिखी हुई है, तो दैट्स व्हाई वी फॉलो देम। हमें और किसी पैरा में रेफरेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑल्दो उन्होंने भी उसी पैरा का रेफर करा है, but still we have a specific requirement for compound financial instrument under Ind AS 12, तो हम उसे फॉलो कर रहे हैं। उस पैरा का नाम नंबर है पैरा नंबर 23, ठीक। मैं पैरा नंबर क्यों बार बार बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपको याद रहता है पैरा तो इट्स मेक एन इम्पैक्ट, ठीक है। चलो जी, तो हमने ये देख लिया कि इनिशियली हम 21,929 की जो है डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद अगला साल भी तो चढ़ेगा,
अगला साल जब चढ़ेगा तो आपके जीएल में लाइबिलिटी कितनी आ रही होगी, 939,253 की, क्योंकि 1 लाख की पेमेंट और ब्याज आप डाल चुके होगे, तो 939,253 की आपकी लाइबिलिटी आ रही होगी। अगेन इसका टैक्स बेस कितना लोगे, इसका टैक्स बेस आप लोगे 10 लाख रुपए का। कितना लोगे, 10 लाख रुपए का टैक्स बेस लोगे। जब आप इसका टैक्स 10 लाख रुपए का टैक्स बेस लोगे, फिर से कंपेयर करो, 939 में से 10 लाख की कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा। तो बताओ जी, 939,253 माइनस 10 लाख इंटू 0.3, हो सके तो कोशिश करो कैलकुलेटर में मेरे साथ करने की, यू विल गेट अ क्लैरिटी। तो 18,224 इतने की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए। दिस इज नॉट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट अप्रोच से डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी निकाल रहे हैं, तो 18,224 की लायबिलिटी होनी चाहिए। अभी आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने की है, 21,929 की है आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो आपको माइनस करना पड़ेगा 21,929। तो पीएनएल में रिवर्सल कितना जाएगा, 21,929 माइनस 18,224, 3705 का रिवर्सल जाएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। इस रिवर्सल की एंट्री क्या पास होगी, इस रिवर्सल की एंट्री पास होगी डीटीएल टू पीएनएल, डीटीएल टू पीएनएल अमाउंट था 3705 ये एंट्री पास होगी डीटीएल के रिवर्सल की। फिर मैंने हर एक साल का अमाउंट निकाल के उसके आप रिवर्सल पास कर सकते हो। 1824 माइनस 14,411 मैंने टेबल भी बना रखा है, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा, बट पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 18,224 कैसा है, 21,629 कैसे आया। फिर ये है टेबल डीटीए की मूवमेंट का, कि भाई पहले साल इनिशियली जब आपने रिकॉग्नाइज करा तो ओपनिंग बैलेंस था इतना, क्लोजिंग बैलेंस था इतना, तो ये आपका पीएनएल में ट्रांसफर आ गया। दूसरे साल जब आपने करा 18,224, क्लोजिंग था इतना, ये आपका पीएनएल में ट्रांसफर आ गया, एंड दिस लायबिलिटीज गोज ऑन। तो इन सभी की जो एंट्री हो रही है वो क्या एंट्री हो रही है, वो हो रही है डीटीएल टू पीएनएल, डीटीएल टू पीएनएल विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ईच ईयर, ये एंट्री हो रही है। ठीक, ये रही जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में आप क्या पहले साल क्या एंट्री करोगे, वही ये वाली एंट्री, इनिशियल रिकॉग्निशन वाली। फिर उसके बाद हर एक साल मैंने यहाँ पे खाली डेफर्ड टैक्स की एंट्री दिखाई है, जो लायबिलिटी के जीएल में इंटरेस्ट और 1 लाख और 10 लाख की पेमेंट वाली है, प्रिंसिपल पेमेंट वाली है, मैंने वो नहीं दिखाई है। तो दिस इज द एंट्री कि आप डीटीएल को डेबिट कर दोगे और पीएनएल को क्रेडिट करते चले जाओगे फॉर योर डीटीएल रिवर्सल, फॉर योर डीटीएल रिवर्सल। ठीक, अब पीएनएल एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं कि भाई पीएनएल पे कैसा इंपैक्ट दिखेगा। अगर देखो, मान लो मैंने सेल करी हुई है 15 लाख रुपए की, सेल करी हुई है 15 लाख, हर साल मैंने अज्यूम करा है 15 लाख की सेल है, ठीक है, और कोई खर्चा नहीं है, सेल ऑफ सर्विस है ये। ठीक, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना डालोगे पीएनएल में, जितना आपने अपनी लायबिलिटी के जीएल में रिकॉग्नाइज करा होगा उतना ही तो डालोगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो उतना डालोगे जितना लायबिलिटी के जीएल में आपने रिकॉग्नाइज करा होगा। तो दिस इज द इंटरेस्ट एक्सपेंस, 1,11,000, 1,12,000, 1,14,000, 1,15,000 और 1,17,000। तो ये डाला मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस अपने पीएनएल के अंदर, 1,11,000, 1,12, 1,14, 1,15, 1,17 हर साल का। ठीक, तो मेरा पीबीटी आ गया 15 लाख माइनस 1,11,000 एंड सो ऑन, ये मेरा पीबीटी आ गया। फिर मैंने कहा टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस के दो पार्ट होते हैं, करंट और डेफर्ड। करंट टैक्स की मैं बात कर लेता हूं। मैंने कहा 15 लाख रुपए मेरी इनकम होगी जो मैंने ऑफर टू टैक्स करी होगी। ठीक, 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स में मुझे डिडक्शन मिल गया होगा क्योंकि मैंने ब्याज पे करा है। तो 15 लाख माइनस 1 लाख 14 लाख, 14 लाख का 30%, 4,20,000। देख लो मैंने करंट टैक्स में हर साल 4,20,000 ही लिखा हुआ है, हर साल, क्योंकि 15-15 लाख की सेल है, 1-1 लाख का ब्याज है, यही मुझे टैक्स में अलाउ हुआ होगा जो मैंने ऑफर फॉर टैक्स करा होगा। तो 14,20,000 का मेरा करंट टैक्स बना होगा एज पर माई इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, तो वो बना होगा, वो मैंने करंट में डाल दिया। ये रहा मेरा डेफर्ड टैक्स का रिवर्सल, क्योंकि रिवर्सल में पीएनएल क्रेडिट हो रहा था डीटीएल टू पीएनएल, तो मेरा टैक्स एक्सपेंस कम हो जाएगा, देयरफॉर नेगेटिव, देयरफॉर नेगेटिव। तो मेरा टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना हो गया, 4,16,595, 4,16,595, और इतना आ गया मेरा पैट। एक बार फटाफट से अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो रेट ऑफ टैक्स निकाल के देखो, देखो मेरा कंपनी का रेट ऑफ टैक्स मैच हो गया 30%, रेट ऑफ टैक्स जो था मेरा वो मैच हो गया। दिस इज द केस व्हेन ऑप्शनली कन्वर्टेबल डेट आर देयर। ठीक है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डेट आर देयर फॉर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दिस इज हाउ
क्या एक्चुअली में हम उस टाइम पे डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज करते हैं? यस, आप करते हो। जब आप इक्विटी कंपोनेंट डालते हो फिर आप उसके नीचे लिखते हो नेट ऑफ टैक्स, तो यही तो है उसकी एंट्री, यही तो है उसकी एंट्री। यही आपसे पूछा जाता है, आप ये वाली एंट्री बता जाते हो लेकिन आप ये एंट्री नहीं बताते, वहां गड़बड़ हो जाती है, वहां गड़बड़ हो जाती है। तो कभी कभार तो इंटरव्यू में भी नहीं पता होती, तो वहां फिर गाड़ी चल जाती है, वहां फिर गाड़ी चल जाती है। ठीक, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हेन डेट आर ऑप्शनली कन्वर्टेबल। अब बात कर लेते हैं अगर डेट कंपल्सरी कन्वर्टेबल होंगे, कंपल्सरली कन्वर्टेबल होंगे तो मुझे जरा सोच के बताओ। फिर से वही बात, लाइबिलिटी की डेफिनेशन इंड एज 32 को याद कर लो, उसको याद कर लो, चलो आओ। कंपनी को 1 लाख रुपए की पेमेंट तो करनी ही करनी है, डेट इज द वन लाइबिलिटी। क्या कंपनी को 10 लाख की पेमेंट करनी है? नो, कंपनी को 10 लाख की पेमेंट नहीं करनी। अगर कंपनी को 10 लाख की पेमेंट ही नहीं करनी तो वो लाइबिलिटी ही नहीं। तो जब आप स्प्लिट अकाउंटिंग लगाओगे तो यहाँ पे 10 लाख आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे 10 लाख आएगा ही नहीं। और क्योंकि यहाँ पे 10 लाख नहीं आएगा तो आपके अब डेफर्ड टैक्स पे इंपैक्ट पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा? कई लोग समझ गए होंगे, क्योंकि टैक्स बेस बदल जाएगा। अब आपका टैक्स बेस बदल जाएगा, अब आपका टैक्स बेस की डेफिनेशन के हिसाब से आपका टैक्स बेस चेंज हो जाएगा। आई विल शो यू हाउ। तो पहले स्प्लिट अकाउंटिंग की फटाफट से बात कर लेते हैं, हमें इतना समझ में आ गया, पिछली बार पिछले एग्जांपल में हमने काफी मेहनत कर ली। तो ये 12% के रेट पे, 12% के रेट पे ये मेरा आ गया लाइबिलिटी कंपोनेंट। ये क्या आ गया? मेरा लाइबिलिटी कंपोनेंट आ गया। 3,60,478 का मेरा लाइबिलिटी कंपोनेंट आ गया। इक्विटी कंपोनेंट में नहीं निकाल रहा, मुझे नहीं लग रहा उसकी जरूरत है। ठीक है, तो ये मेरा लाइबिलिटी कंपोनेंट आ गया। एंड हर बार की तरह ये है मेरा अमोर्टाइजेशन टेबल। ये क्या है? मेरा अमोर्टाइजेशन टेबल, जिसमें देख लो मैंने 1-1 लाख लिया है, 10 लाख नहीं लिया। यहां पर भी मैंने 10 लाख नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि पेमेंट ही नहीं करनी। there is no obligation, if there is no obligation then there is no point कि हम उसको liability component में कंसिडर करें while split accounting। ठीक, चलो जी। तो आपने इसकी एंट्री क्या करी होगी? आपने इसकी एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए से टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी 3,60,478 और टू इक्विटी कंपोनेंट जो भी आएगा। ठीक है, टू इक्विटी कंपोनेंट जो भी आएगा। फिर उसके बाद अब बात कर लेते हैं टैक्स बेस की। तो मैंने आपको बताया था टैक्स बेस का मतलब क्या है? अमाउंट फॉर विच नो डिडक्शन इज अवेलेबल, अमाउंट फॉर विच नो डिडक्शन इज अवेलेबल। तो मुझे जरा एक बात बताओ, इस 360 के अंदर जाके देखो कि इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। इसके अंदर सारी पेमेंट 1 लाख की है, इसके अंदर सारी पेमेंट 1 लाख की है, जो कि ब्याज है, जो कि क्या है? ब्याज है। और वो आपको अलाउड होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो आपको अलाउड होता है। तो मैं आपसे बड़े ही एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ 360 का ब्रेकअप मैंने आपको बता दिया। 1-1 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है, 1 लाख रुपए की डिडक्शन आपको अलाउ है हर साल। तो मुझे बताओ 360 में वो कौन सा अमाउंट है जिसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी? वो है जीरो, वो है जीरो। ऐसा कोई अमाउंट नहीं है 360 में जिसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो टैक्स बेस क्या हो गया आपका 360 के लिए? टैक्स बेस आपका 360 के लिए हो गया जीरो। टैक्स बेस क्या हो गया? जीरो। 360 के लिए टैक्स बेस क्या हो गया? जीरो। कोई टैक्स बेस नहीं है। अगर कोई टैक्स बेस नहीं है तो मुझे बताओ 360,478 टैक्स बेस जीरो, इतने की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, तो वो आपका डिडक्टेबल डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? डिडक्टेबल डिफरेंस हो गया। और डिडक्टेबल डिफरेंस के लिए आप क्या बनाओगे? डिडक्टेबल डिफरेंस के लिए आप डेफर्ड टैक्स एसेट बनाओगे। डिडक्टेबल डिफरेंस के लिए आप डेफर्ड टैक्स एसेट बनाओगे कितने पे? 360,478 का 30%, 1,08,143। ये रही आपकी हर बार की तरह, पिछले एग्जांपल की तरह डेफर्ड टैक्स की वैल्यू। ये बैलेंस शीट वैल्यू है, P&L वैल्यू नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये बैलेंस शीट वैल्यू है। ठीक है, फिर उसके बाद डेफर्ड टैक्स की मूवमेंट कैसे चलेगी? ये डेफर्ड टैक्स एसेट है भाई, 1,08,143। क्लोजिंग बैलेंस की लाइबिलिटी कितनी थी? एसेट कितनी थी? 91,120, 91,120, 17,000 का रिवर्सल। इस रिवर्सल की एंट्री पता है क्या है? इस रिवर्सल की एंट्री है P&L अकाउंट डेबिट टू DTA, P&L अकाउंट डेबिट टू DTA, P&L अकाउंट डेबिट टू DTA। ठीक, तो ये है आपके उस रिवर्सल की एंट्री, P&L अकाउंट डेबिट टू DTA।
फिर उसके बाद मुझे बताओ जरा पी एंड एल, उस देखो यहाँ पे मैंने एंट्री भी कर रखी है कि भाई आपका डीटीए क्रेडिट होता रहेगा और पी एंड एल डेबिट होता रहेगा। फिर हर बार की तरह भाई 15 लाख रुपए का आपका रेवेन्यू है हर साल का, 15 लाख का जो आपका रेवेन्यू है उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना पी एंड एल में डालोगे, अपने फाइनेंशियल कंपनीज एक्ट वाले पी एंड एल में कितना डालोगे? कंपनीज एक्ट वाले पी एंड एल में वही डालोगे जो आपकी लाइबिलिटी में आ रहा है, 43,257, 36,548, 28 और 29, इतना ही इंटरेस्ट एक्सपेंस आप डालोगे। तो ये डाल रखा मैंने 43,257, 36,548, 28,822 और 20 और 10,714, वो डाल रखा मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस। उसको माइनस करके क्या आ गया मेरा पीबीटी। अब बात करते हैं करंट टैक्स की। करंट टैक्स तो वो तो सेम ही रहेगा, 4,20,000। इनकम टैक्स वाला को थोड़ा ना पता है आप इंड एस लगा के क्या कर रहे हो, वो तो कह रहे हैं हमें नहीं पता, 15 लाख की सेल ऑफ सर्विस है, 1 लाख का ब्याज माइनस कर दो तो 14 लाख पे 23% दे दो चुपचाप, 4,20,000। वही मैंने हर बार डाल दिया, 4,20,000, 4,20,000। अब डेफर्ड टैक्स के रिवर्सल की एंट्री क्या हुई थी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीटीए, तो पी एंड एल में आपका खर्चा बढ़ गया था। तो देख लो मैंने 17,023,19 से टैक्स एक्सपेंस बढ़ा दिया, तो मेरा टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना आ गया, 4,20,17, 4,37। पैट कितना आ गया, 10,19। फटाफट से कैलकुलेट करके देखो टैक्स रेट कितना आ रहा है, फटाफट से कैलकुलेट करके देखो टैक्स रेट कितना आ रहा है, 437,023 डिवाइडेड बाय 1456 743, 30%, 30% का टैक्स रेट आ गया। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, 30% का टैक्स रेट आ गया। तो देखा आपने, अगर मैं ऑप्शनली कन्वर्टेबल को कंपलसरी कन्वर्टेबल कर देता हूं तो कैसे डेफर्ड टैक्स की इंप्लीकेशन चेंज हो जाती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर आपको डेफर्ड टैक्स का फंडामेंटल पता हो तो वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए था कि ताकि आपका रेट ऑफ टैक्स मैच हो सके आपकी डाली गई इनकम और डाले गए खर्चों के हिसाब से, और वो हमारा मैच हो रहा है। यही प्रिंसिपल एएस 22 का भी था, यही प्रिंसिपल एएस 22 का भी था, बट क्योंकि उसकी अप्रोच अलग है तो वो थोड़ा लिमिटेड स्कोप का स्टैंडर्ड बन जाता है एज कंपेयर टू इंड एस 12 और आईएएस 12। ठीक, अब बात करते हैं एएस 22 की। भाई एएस 22 में ऐसा क्या फर्क आ जाएगा? अगर मैं एएस 22 की बात करूं तो आप कहोगे अपनी पी एंड एल अप्रोच से 1 2 3 4 5 क्या आपने कितना ब्याज डाला, जी कर लेते हैं, कहाँ गया, 1,11 1,12 यहाँ कर लेते हैं। चलो पी एंड एल अप्रोच 1 2 3 4 5, 1,11 349 और 1,12 710, 1,14 236, 1,15 944, 1,17 857, ये आ जाएगा टोटल। टोटल कितना आ जाएगा ये 31,349 प्लस 11 27 10, फिर 11 12 कर दिया है मैंने, हाँ 11 12 710 प्लस 114 236 प्लस 115 944 प्लस 117 857, 5,72,096। और अगर मैं इनकम टैक्स के पी एंड एल की बात करूं तो उसमें तो 1 लाख ही आएगा, तो टोटल उसका कितना आ जाएगा 5 लाख। एएस 22 कहता है कि सिर्फ उन डिफरेंसेस पे डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज होगा जो अराइज हो रहे हैं करंट ईयर में, विच आर एलिजिबल फॉर रिवर्सिबल इन फ्यूचर पीरियड। देखो 5,72 और 5 लाख में से 72 का डिफरेंस रिवर्स ही नहीं हो रहा, 72 का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो वो रिवर्स ही नहीं हो रहा फ्यूचर पीरियड में। तो एएस 22 के हिसाब से वो परमानेंट डिफरेंस बन जाएगा, और एएस 22 कहेगा कि डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज ही मत करो क्योंकि वो परमानेंट डिफरेंस है। अगर आप देखो तो 72,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहोगे कि 5 लाख पे तो कर दो, 5 लाख तो हो रहा है। अगर आप वो अप्रोच लगा के 5 लाख पे करने जाओगे तो किसी भी साल में तब भी नहीं आएगा, क्योंकि आप डिफरेंस देखो पहले साल कितना डिफरेंस आ रहा है 1,11,349 माइनस 1 लाख। आप कहोगे भाई पहले साल डिफरेंस आ रहा है 11,349 का, तो मैं कहूंगा कि टोटल डिफरेंस परमानेंट कितना है इसके अंदर 72,096 का, तो उसमें से 11 हटा दो। जब तक 72,096 जीरो नहीं हो जाता, भाई ये सभी डिफरेंसेस जब तक आके 72,096 नहीं हो जाते, फिर उसके बाद जो डिफरेंस अराइज होगा वो है मेरा टेम्परेरी डिफरेंस, वो है ना मेरा टेम्परेरी डिफरेंस। उस पे मैं एएस 22 के हिसाब से डेफर्ड टैक्स लगाऊंगा। बट जब ये 72 पे जीरो होंगे तब तक 5 साल ही बीत चुके होंगे,
तब तक 5 साल ही बीत चुके होंगे, तो कर लो डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज। क्या करोगे डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज करके? तो दैट इज व्हाई AS 22 एक लिमिटेड स्कोप का स्टैंडर्ड बनता गया और हमें जरूरत पड़ी बैलेंस शीट अप्रोच की, क्योंकि बैलेंस शीट अप्रोच से अभी हमने देखा कि मेरा P&L एक करेक्ट पिक्चर शो करता है। भाई जिस दिन मैंने ट्रांजेक्शन करी उस पे फ्यूचर में आज के दिन जो मेरी बैलेंस शीट पिक्चर दिखा रही है, अगर आज के दिन मैं सोचूं कि टैक्स कितना बैठेगा इस बैलेंस शीट की वैल्यूज पे, तो वो दिखाता है इंड AS 12 IAS 12 का डेफर्ड टैक्स। इसे बोलते हैं बैलेंस शीट अप्रोच, जो ये दिखाता है कि भाई आज की जो मेरी नेट एसेट्स आ रही हैं इसके बेसिस पे मेरा डेफर्ड टैक्स कितना बैठेगा, डिडक्टेबल भी और टैक्सेबल भी, ऑब्वियसली उसको हम नेट करके दिखाते हैं। इसे ये है बैलेंस शीट अप्रोच। तो जब हमने कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करा तो उसने हमें बोला कि आज जो तुमने इंस्ट्रूमेंट इशू करा है इसकी जो लायबिलिटी है जब कल को सेट ऑफ कराने जाओगे तो कितना डिफरेंस, कितना डिडक्शन मिलेगा। हमने कहा 0, अगर कंपलसरी कन्वर्टेबल है तो कोई टैक्स बेस 0, तो हेंस आपका डिडक्टेबल डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया। और अगर आपका वो 10 लाख का था तो आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गया, दिस गोज ऑन। और हमने देखा कि P&L भी कैसे 30% पे आके सीधे होता है। ठीक, तो इनिशियल रिकॉग्निशन से लेके आगे तक की हमने सभी एंट्रीज देखी। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएटेड लगी होगी, इसने आपकी नॉलेज में एक इंक्रीमेंट करा होगा। और ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई कैन श्योर यू वोंट रिग्रेट आफ्टर सब्सक्राइबिंग। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर, बाय बाय।